तो देखिए आज हम सब फर्स्ट चैप्टर करते हैं नॉन स्टॉप, तो फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को इसके लिए बोला था कि आप लोग इसमें क्या करके आएंगे, माइंड मैप करके आएंगे। तो माइंड मैप क्या होता है, जो ओवरव्यू और माइंड मैप होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपको उसका कंटेंट तैयार करना होता है। देखो आईडी के अंदर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आईडी कैसे पढ़ी जाती है। थ्योरी पढ़ने की एक थोड़ी स्मार्टनेस होती है, थ्योरी ऐसे नहीं पढ़ सकते हम। तो थ्योरी में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो आपको चैप्टर का नेम याद होना चाहिए। जैसे यहाँ चैप्टर है, चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये फर्स्ट चैप्टर है आईडी का। हालांकि यूनिट है, यूनिट में तो 3 चैप्टर है पूरे 12 मार्क्स, एक तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों चैप्टर मिला के पूरी यूनिट है एज पर द सीबीएसई सिलेबस। बट नाउ फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब उसके अंदर सबसे पहले आ गया इंट्रोडक्शन। अब इसका कंटेंट आपको पता होना चाहिए। तो कंटेंट में क्या है, मेजर हेडिंग्स क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो देखो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर लो लेवल ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट पढ़ेंगे, फिर एग्रीकल्चर पूरा डिटेल में, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फिर फॉरेन ट्रेड है, फिर डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं, फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन उसके बाद में वॉज देयर एनी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, देन मेन फीचर्स, ये सारा। तो ये पूरा चैप्टर है कंप्लीट। अब अगर इसको हम कॉमनली बात करें तो हम व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हमें देख रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अब इंडियन इकोनॉमी तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ब्रॉडली अगर हम कहें तो हमने इनकम लेवल पे डिवाइड कर दिया, एग्रीकल्चर लेवल पे डिवाइड कर दिया, इंडस्ट्री सेक्टर पे, फॉरेन ट्रेड पे, डेमोग्राफिक पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिए और वो इसकी मेजर हेडिंग्स बन गई। अब देखो अब ऐसा टाइम आ गया कि हमारे को जब भी हम किसी चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो उसको थ्रू आउट ईयर जैसे हमने किया ना वैसे नहीं करना, अब अप्रोच चेंज करनी है पढ़ने की। तो अब अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं कि आप ऐसे पढ़ रहे हो, रीडिंग लगा रहे हो और याद कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे तो रिजल्ट आप देख ही रहे हो नहीं आता है। तो अब आपको अप्रोच क्या चेंज करनी पड़ेगी कि अब आपको फाइनली जब आपने पूरा माइंड मैप कर लिया, आपको पता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, मेजर हेडिंग सब हेडिंग क्या है, तो फिर आप देखिए कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हम सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में से कोई क्वेश्चन बनता है? तो देखो इंट्रोडक्शन में से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है वैसे तो हमें नॉलेज के लिए पढ़ना होता है। तो इंट्रोडक्शन पे कोई क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, बस रीडिंग लगा लो। तो जहां क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है उसको बस रीडिंग लगा लो, मतलब उसको तैयार करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। तो इंट्रोडक्शन को हमें बस केवल क्या करनी, रीडिंग लगानी है। और अगर किसी बच्चे को याद है तो इंट्रोडक्शन के कीवर्ड दिए थे मैंने, कौन बताएगा, व्हाट आर द कीवर्ड्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू लर्न, क्या कीवर्ड दिए थे? सबसे पहले ब्रिटिश रूल, ये वाला कीवर्ड था। फिर आ गया ड्यूरेशन, ब्रिटिश रूल व्हेन वाज स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ, उसका ड्यूरेशन क्या था और उसका मोटिव क्या था। तो इस तरीके से 3 कीवर्ड में आप ये पूरा इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन को तो आप रीडिंग लगाइए, 3 वर्ड, मैं तो कहता हूँ 3 वर्ड में आप इंट्रोडक्शन खत्म कर लीजिए। तो ये इंट्रोडक्शन पे हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। देन उसके बाद फिर आते हैं, क्या इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है? तो अभी तक तो नहीं आया, बट अभी तक अच्छा 1 मार्क्स में इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप स्कैनर देखेंगे एनसीईआरटी के, हमें इसमें क्या करना है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा टारगेट स्टडी है और कौन सा नहीं है। तो आपको मैंने इसका स्कैनर दे रखा है, सीबीएसई की क्वेश्चन बैंक दे रखी है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इन दोनों को मैंने चैप्टर वाइज अरेंज करके आपको स्कैनर्स का पूरा दे रखा है। उस स्कैनर से आप करोगे, स्कैन मारोगे कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं और किस लैंग्वेज पे आते हैं। तो ये आपको वहां से पता लग जाएगा। तो इस पे आप देखोगे तो आपको पता लगेगा 1 मार्क्स के क्वेश्चन काफी आए इसमें। जैसे 1 मार्क्स में आपसे ये पूछ लिया कि इसका जो कंट्रीब्यूशन इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम किसका था, सिग्निफिकेंटली किसका था। तो देखो इसमें जो कंसिडरेबल था वो किसका था, डॉक्टर राव इज एस्टिमेटेड वॉज कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। देन उसके अलावा ये डेटा वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि जीडीपी उस टाइम में कितना था, 2%, और ये कितना था, 0.5%। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए ध्यान रखना है। एक तो ये वाला डॉक्टर राव वाला याद रखना है, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। एक ये 2% और एक ये 0.5%, ठीक है। एंड द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम आउटपुट वॉज जस्ट, ये था 0.5%।
देखिए ये 0.5% का डेटा आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको 3 चीज़ें इसमें 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक क्वेश्चन आया है। बाकी वैसे कौन बताएगा, इसके कीवर्ड्स मैंने बता रखे हैं, कीवर्ड्स बताए रखे हैं आप लोगों को। क्या कीवर्ड बता रखे हैं? सबसे पहला क्या दे रखा है? इंडिकेटर। सेकंड क्या दे रखा है? नो सिस्टमेटिक एफर्ट्स। और फिर उसके बाद में डेटा का। तो 3 कीवर्ड दे रखे हैं। तो 3 कीवर्ड में आपको याद रखना है कि इंडिकेटर्स मतलब जो डेवलपमेंट है उसके इंडिकेटर क्या होते हैं? जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। और उसके बाद में फिर देयर वर नो सिस्टमेटिक एफर्ट डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कोई सिस्टमेटिक एफर्ट्स नहीं किए थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी और पर कैपिटा इनकम, बट देयर वर प्राइवेट एफर्ट्स, प्राइवेट जो इंडिविजुअल एफर्ट्स कह सकते हैं हम, वो थे। और उसमें भी सबसे सिग्निफिकेंट किसका था, वो हमें याद रखना है। देन इसका डेटा आपको देख लिया कि उस टाइम में जीडीपी 2% था और पर कैपिटा 5। तो इस तरीके से इसको याद करने के लिए आपको 3 वर्ड याद रखने और टारगेट स्टडी के साथ पढ़ना है। देन उसके बाद फिर आते हैं एग्रीकल्चर। अब आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें एक ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 85%। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो उस टाइम में जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर पे, 85% पॉपुलेशन वाज डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। तो ये भी डेटा हमें याद रखना है। उसके बाद में फीचर्स वाला जो पॉइंट है बच्चे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखिए स्कैनर से देखेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, और इसमें बेसिकली आपको पॉइंट याद करना ही काफ़ी है, इनफ है। तो बस इसमें आप केवल ये पॉइंट याद कर लीजिए, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। बस टाइम में एग्रीकल्चर क्या थी, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वॉज लो प्रोडक्टिविटी। फिर उसके बाद में क्या था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी। और उसके बाद फिर था द गल्फ बिटवीन द ओनर ऑफ सॉइल एंड टीलर ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये क्या होता है इनडायरेक्टली आगे बहुत काम आएगा, तो इसलिए इनके पॉइंट याद करना जरूरी है। और उसके बाद में स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, तो ये सेकंड चैप्टर में भी बहुत काम आएगा, थर्ड में भी आएगा। तो इसमें बस ये पॉइंट याद करने, 4 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट याद कर लो और बाकी एक रीडिंग लगा लो। तो ब्रीफ में देखो, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी, मतलब प्रोडक्टिविटी कम थी, तो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इस समय मैंने बताया कैसे आपको करना है। तो वैसे तो देखो इसकी डिटेल तो हमें करनी नहीं है, बट एक बार पढ़ के रख लो, पॉइंट याद कर लो। ऐसे ही देयर वाज ए क्या था, अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो आपको पता है कि उस टाइम में जो एग्रीकल्चर थी वो टोटली डिपेंड ऑन मॉनसून, मॉनसून अनसर्टेन था और एग्रीकल्चर वाज अनसर्टेन, देयर वाज नो परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन, वो सारा ऐसे बताना है। फिर उसके बाद में था कि देयर वाज अ गल्फ बिटवीन द ओनर और टिलर ऑफ द सोइल, मतलब उस टाइम ओनर अलग था और टिलर अलग था, तो इस वजह से दोनों में डिफरेंस था और उसकी वजह से एग्रीकल्चर पे कोई बेटरमेंट नहीं हो रहा था, उसके इंप्रूवमेंट के लिए कोई एफर्ट्स नहीं हो रहे थे, तो वो हमें बताना है। देन उसके बाद फिर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, मतलब तो फिर स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग में क्या होगा, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मतलब जो एग्रीकल्चर का आज भी प्रॉब्लम है, पहले भी था कि जो होल्डिंग्स थी वो क्या थी, स्मॉल थी और स्कैटर्ड थी, मतलब अलग अलग प्लेस पे थी, तो उससे प्रोडक्टिविटी बहुत इफेक्ट होती थी। तो वो ऐसे लिटिल बिट आइडिया आप ले लो, बाकी पॉइंट याद कर लो। तो इस पे ज़्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट हमें नहीं करनी है, बस एक आइडिया ले लेना है और अपनी लैंग्वेज में हम अगर आ भी जाता है तो हम उसको मतलब इस तरीके से कर लो कि अगर आता है तो हम इसको करके अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको जर्नलाइज कर लो, बाकी वैसे कोई पर्टिकुलर तैयार करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है जहाँ से 95% चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको टारगेट स्टडी में लगा लो, इसको अच्छे से तैयार करना है आपको बिल्कुल। ये क्या करना है कि फैक्टर कॉजिंग द बैकवर्डनेस एंड द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सेपरेट एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पूरा 6 मार्क्स में भी आ सकता है, जिसमें आपको ये पूरे 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, या फिर इसमें से पर्टिकुलर एक पॉइंट पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं इस पे, या तो एज इट इज पूरा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें से आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन और लैक ऑफ इरिगेशन ऑफ फैसिलिटीज और पार्टीशन, ठीक है, इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। तो ये चारों पॉइंट एक साथ लिखने को आ सकते हैं, ये तो 6 मार्क्स में आएगा। या फिर आप पे आ गया कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस पर आ जाए, फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन पे शॉर्ट नोट्स आ जाए। तो ये 2 शॉर्ट नोट्स भी ज़्यादातर देखो 99% इसमें बनता है, तो फर्स्ट पे और सेकंड पे, बस शॉर्ट नोट्स इन 2 पे बनता है। तो इन 2 पॉइंट को ढंग से तैयार करना होता है, इन दोनों को ढंग से तैयार करना है। और जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने इसको बहुत अच्छे से तैयार करवाया था। तो बताइए इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम के फटाफट कीवर्ड्स सब करने होते हैं। देखो आईडी के अंदर कीवर्ड का कमाल है, कीवर्ड्स मार्क कर लीजिए। जिन बच्चों ने कीवर्ड नहीं लिख रखे हैं वो अभी लिख लेंगे, दोबारा से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कीवर्ड्स।
तो देखो इसके कीवर्ड्स क्या हैं बताइए भाई। फर्स्ट कीवर्ड क्या लिखवाए थे मैंने फर्स्ट पॉइंट के? तो पहले क्या आ गया, वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, ये वाला कीवर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, जमींदारी, जमींदारी पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। और फिर इसके 2 पॉइंट आ जाएंगे इसके इम्पैक्ट के, कि जमींदारी सिस्टम के जो इम्पैक्ट्स आए वो क्या आए। तो एक तो क्या आ गया कि द मेनली कंसर्न विद द एक्सट्रैक्टिंग द रेवेन्यू, तो इसमें हमने क्या लिया था कीवर्ड, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और सेकंड वाले में अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टिल ऑफ द सॉइल। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट्स आए थे। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या बताना है कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम, मतलब बहुत सारे लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलते थे उस टाइम में, जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी। फिर उसके बाद में आपको जो मोस्ट पॉपुलर हमारे सिलेबस में है वो है जमींदारी। तो जमींदारी सिस्टम क्या था, जमींदारी सिस्टम वॉज ए ट्राइंगुलर सिस्टम, देयर वर 3 पार्टीज, वन जमींदार, टिलर ऑफ द सॉइल और ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट वो चार्ज द फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट फ्रॉम द जमींदार, एंड जमींदार वर फ्री टू चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम द टिल ऑफ द सॉइल। और यही प्रॉब्लम थी कि वो डिवाइड एंड रूल कर दिया गवर्नमेंट ने, जमींदार को फ्री कर दिया इंडिया, और इंडिया में क्या कर दिया, इंडियंस को अगेंस्ट कर दिया। तो आपस में जमींदार और टिलर ऑफ द सॉइल आपस में लड़ रहे हैं, और उसका फायदा किसको मिल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट था। और उसके फिर हमारी नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, उसके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम हो गई, और जो टिलर ऑफ द सॉइल था वो एक्सप्लॉइट हो गया। मतलब 50% से ज़्यादा इंडियंस को उन्होंने बहुत पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया, इवन उनके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन हो गई। तो बताइए, शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं इस पर आराम से। फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन, अब फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन को अच्छे से तैयार करना है तो इसके लिए भी मैंने कीवर्ड बताए। तो बताओ क्या क्या कीवर्ड थे इसमें। सबसे पहला क्या था, इसमें 2 डेफिनेशन लिखनी है, पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग की डेफिनेशन लिखनी है, फिर कमर्शियल फार्मिंग, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड पॉइंट कमर्शियल फार्मिंग, और फिर उसके बाद में उसके इम्पैक्ट। यस, हाँ, मतलब फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन का अलग पॉइंट बना दो, या कमर्शियलाइजेशन के साथ 2 डेफिनेशन लिखे, फिर व्हाट वाज द फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन वो बता दो, कि जबरदस्ती ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, फोर्सफुली क्या कर दिया था, वो इंडिगो और उनकी क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए किया, और उसकी वजह से देयर वाज क्या हो गया था। देखिए ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि आफ्टरवर्ड द ऑर्डर द फीड द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज द चीप रॉ मटेरियल, किस रीजन से उन्होंने फोर्सफुली किया था, वो रीजन दे दो। बेसिकली रीजन वाला पॉइंट हो गया कि इट वाज अ फोर्सफुली बिकॉज ऑफ, तो वो रीजन दे दिया। देन उसके बाद में इसके इम्पैक्ट्स, तो इम्पैक्ट में 2 पॉइंट लिखवाए थे, कौन कौन से। पहला पॉइंट क्या हुआ, बैकवर्ड हो गया, और एक तरीके से शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन भी हो गया। ये भी टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कम हो गया। तो मेनली आप ये देखो कि वहाँ क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन हो गया, और फिर एग्रीकल्चर हमारा क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया। तो ये 2 पॉइंट आप इसके नेगेटिव इंपैक्ट के लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब फार्मिंग फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। What is commercial farming? Farming for the sell in the market, the agriculture production for the sell in the market, तो एग्रीकल्चर कमर्शियल फार्मिंग हो गया। और देयर वाज अ फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन। तो कमर्शियलाइजेशन मतलब, कमर्शियलाइजेशन क्या होता है, कमर्शियलाइजेशन का मतलब कि शिफ्टिंग फ्रॉम द सब्सटेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम द सब्सटेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग। और इट वाज अ फोर्सफुली, और क्यों था, बिकॉज उस टाइम में ब्रिटेन के अंदर देयर वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को एक रॉ मटेरियल हब बनाया, और इट वाज फोर्सफुली। और उसके फिर नेगेटिव इंपैक्ट क्या आ गया, फूड ग्रेन की शॉर्टेज आ गई, क्योंकि उस टाइम में इंडिगो और ये सारी हमने फूड ग्रेन कल्टीवेट करना ही बंद कर दिया, सारी कमर्शियल क्रॉप्स कर दी स्टार्ट। और उसके बाद उसकी वजह से फिर हमारा एग्रीकल्चर की जो फर्टिलिटी, और वो सारी इंडिगो की वजह से फर्टिलिटी और वो इन्वेस्टमेंट और वो कम होने से ओवरऑल एग्रीकल्चर क्या हो गया, बैकवर्ड हो गया। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स लिख लेंगे क्या आप लोग। यस सर। हाँ, उसके बाद फिर आता है लैक ऑफ मीन्स ऑफ इरिगेशन एंड रिसोर्सेज। ये तो मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम में जो एग्रीकल्चर थी वो डिपेंड ऑन मॉनसून, मॉनसून वाज अनसर्टेन, तो ओवरऑल हमारी एग्रीकल्चर क्या था, अनसर्टेन था। और देर वॉज नो परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन, वो नहीं थे। और अदर रिसोर्सेज के अंदर जैसे उस टाइम में क्या था, कोई इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सारा बता दोगे कि वहाँ क्या था, ना तो कोई टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, ना ही इन्वेस्टमेंट हो रहा था एग्रीकल्चर में। हालांकि वो आज भी नहीं है, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर आज भी
ये दोनों प्रॉब्लम है कि ना यहाँ टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ आज भी वीक है, पहले भी वीक थी, तो ये सारी प्रॉब्लम आज भी है, तो वो प्रॉब्लम बता देंगे। एक ये फिमाइन वाला एक डेटा याद रखना है और इरिगेशन का पॉइंट लिखना है। तो 3 पॉइंट में आप लिख लो। इरिगेशन वाला पॉइंट बता दो कि देयर वाज ए नो परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन लाइक कैनाल एंड सो, और वो सारा डिपेंड किस पे था, मानसून पे डिपेंड था, और उसकी वजह से अनसर्टेनिटी थी, और उसी वजह से फ्रिक्वेंटली क्या आते थे, एग्रीकल्चर क्या था, अनसर्टेन था, तो उससे फिमाइंस आते थे। और उसके बाद इन सब का रीज़न क्या था कि एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस तरीके से आपको इसका कीवर्ड बताए थे क्या आपको, बस यही बता दो आप कि पहले आप बता दो इरिगेशन वाला कि देयर वाज ए लैक ऑफ परमानेंट ऑफ इरिगेशन सोर्सेज था, फिर उस वजह से एग्रीकल्चर वाज अनसर्टेन, तो फिमाइंस आ रहे थे, और उसके बाद में लास्ट में आपने बता दिया कि उनके सबके रीज़न क्या थे, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, ये सारे आप लिख लीजिए ना। उसके बाद फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको अपन को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हाँ, पढ़ के रखना है, बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 3 ही पॉइंट है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए इसके अंदर तो क्या पार्टीशन हुआ उस टाइम में, लास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, सोचा कि यार इंडिया तो अब तो यहाँ से भागना पड़ेगा, तो देखो इंडिया को वीक करना है, तो उन्होंने इंडिया को पार्टीशन कर दिया। तो पार्टीशन में इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये पार्टीशन कर दिया। इस पार्टीशन की वजह से इंडिया पे क्या फर्क पड़ा कि जो फर्टाइल लैंड थी वो एक तो बांग्लादेश में चली गई और एक कहाँ चली गई, पाकिस्तान में। इससे हमारा एग्रीकल्चर एकदम से डाउन हो गया। तो उसी के बारे में बता रखा है कि पार्टीशन ऑफ कंट्री हैड ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड इंडिया गोट 82% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 60% ऑफ द फूड ग्रेन एरिया। 80 मतलब पॉपुलेशन तो ज़्यादा रही, और फूड एरिया जो आज भी प्रॉब्लम है पहले भी थी, और क्रिएटेड द सीरियस शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन और रॉ मटेरियल। कोलकाता देखो, इट क्रिएटेड द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द जूट इंडस्ट्री, क्योंकि जब उधर वेस्ट बंगाल का हुआ तो जो फर्टाइल लैंड थी, जो टेक्सटाइल वाली, वो सारी जो जूट इंडस्ट्री की जो जूट वाला वो सारा वहाँ चला गया वेस्ट बंगाल में, तो हमारे जूट के लिए रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया, और एज ए रिजल्ट पार्टीशन रिच फूड प्रोडक्शन एरिया। तो फूड प्रोडक्शन एरिया तो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में, तो फर्टाइल लैंड थी। और जो जूट इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था, जो वो सारा कहाँ चला गया, वेस्ट बंगाल में। तो इससे ओवरऑल हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया, डाउन हो गया। तो ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें पढ़ के रखना है। बाकी 3 पॉइंट ढंग से तैयार करने हैं, ये तीनों पॉइंट इसमें, मतलब कुल मिला के एग्रीकल्चर की टारगेट स्टडी क्लियर हो गई। अब एग्रीकल्चर में आपको 3 पॉइंट ही ढंग से करने हैं बस, बाकी आप रीडिंग लगा लोगे और खुद मन से भी लिख के आ जाओगे तो सही कर लोगे। बताओ पूरा एग्रीकल्चर ईजी हो गया क्या आपके लिए? पूरे एग्रीकल्चर में आपको बस 3 पॉइंट ढंग से तैयार करने, उसमें भी 2 ही मान लो आप मेनली। तो कौन सा, फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इनको तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। और बाकी सारा एग्रीकल्चर में आप रीडिंग भी लगा लोगे तो भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई क्वेश्चन आएगा तो आप यू विल एबल टू अटेम्प्ट। यस और नो? इस तरीके से पढ़ना है आईडी में। आपको पता होना चाहिए क्या तैयार करना है और क्या हमें डेवलप करना है। तो पूरा टॉपिक आपको डेवलप करना है, ठीक है। और बस तैयार जो करना है, मतलब जो रटना है समझ के, वो 2 टॉपिक करने, फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन और लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सारे चैप्टर को आप रटोगे तो भी आप देखो अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि रटना पॉसिबल नहीं है। और सारे चैप्टर को आप केवल डेवलप करना और समझने के चक्कर में रहोगे तो फिर आप एक अच्छा आंसर भी नहीं लिख के आ पाओगे। तो दोनों ही चीजें नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। कुछ पार्ट्स को आपको अच्छा तैयार करना पड़ेगा, कुछ को आपको डेवलप करना पड़ेगा। और किस को हमें अच्छा तैयार करना है वो कौन बताएगा? सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपको दे रखा है, टारगेट स्टडी जो मैं आपको बता रहा हूं वो हमें तैयार करनी है। बाकी पूरे चैप्टर को आपको रीडिंग लगानी है, इस तरीके से पढ़ाई करनी। तो एग्रीकल्चर क्लियर हो गया सबका? अब चलते हैं आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर देखिए बच्चों को बड़ा टफ लगता है, बाकी बहुत ईजी है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। कि अगर अब हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप इसका क्वेश्चन बैंक देखिए, हमेशा जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करोगे ना उससे पहले आप इसका स्कैनर देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखिए। ये पढ़ने का अप्रोच चेंज कर लो बच्चे, रिजल्ट तभी आएगा, बता रहा हूं मैं आपको, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आने वाला। तो रिजल्ट लाने के लिए आपकी अप्रोच चेंज करनी है। अब क्वेश्चन आंसर देखना, आपको स्कैनर के साथ पढ़ना है। मैंने इतनी बड़ी मेहनत से आपको सीबीएसई के लास्ट ईयर के पेपर्स को ईयर वाइज अरेंज करके दे रखा है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी उसी में अरेंज करके दे रखे हैं चैप्टर वाइज। तो आप बस उसके तुरंत आपको लेना है, उसमें देखने क्वेश्चंस। तो इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए इस पे क्या है बेसिकली, एक तो सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है पूरा एज ए होल,
क्या बन सकता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल या एट द टाइम ऑफ ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। तो आप ये एक सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर आप इसमें 4 पॉइंट है, चारों लिखने पड़ेंगे शॉर्ट में लिखने पड़ेंगे, फिर डिटेल में नहीं जाना। तो देखो इसमें 4 पॉइंट है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर उसके बाद में क्या है, लॉप साइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रीज, फिर लैक ऑफ कैपिटल गुड्स वर लैकिंग, और उसके बाद में क्या है, लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो ऐसे इनको शॉर्ट में लिखना है और डिटेल में, दोनों चीजें करनी। तो एक तो ये ऐसा आ सकता है। अब दूसरा जो पैटर्न बनता है वो क्या बनता है, इनके पर्टिकुलर पॉइंट पे शॉर्ट नोट्स आ जाता है। जैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला टॉपिक यह बहुत बार आया हुआ है कि व्हाट वाज द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो टॉपिक है ना बच्चे, उसके ऊपर भी पता है आपको, इसके ऊपर भी आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा एज ए होल शॉर्ट नोट्स लिखना हो, या फिर इसमें 2 फोल्ड मोटिव आ जाए, और या फिर क्या आ जाए इसमें, ये कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। 3 इस पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे अलग अलग 3 क्वेश्चन बनते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एज ए होल, दूसरा व्हाट वाज द 2 फोल्ड मोटिव फॉर द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और थर्ड व्हाट वर द कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस, या वी कैन से हम क्या बोले कि डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, व्हाट वर द रीजंस फॉर डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बताओ ये क्लियर हो गया क्या। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उस पे ही 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। उस एज ए होल आपको लिखना है, तो कौन बताएगा, पूरा एज ए होल डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना है। हाउ टू राइट, एनीवन। पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग लिख देंगे, फिर 2 फोल्ड मोटिव बता देंगे, और फिर उसके इम्पैक्ट बता देंगे। ये देखो ये वाला 2 मोटिव बता देंगे, उसका मोटिव क्या था। इस तरीके से एक शॉर्ट नोट्स में आपको 3 चीजें लिखनी है। पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप मोर एंड मोर इंडस्ट्री। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्री, तो वो हो गया। फिर उसके बाद में आप बताओगे कि जो इंडस्ट्रीज डिक्रीज की उसका रीजन क्या था। देयर वाज अ 2 फोल्ड मोटिव, 2 मोटिव थे कि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या चाहता था, मेकिंग इंडिया द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और दूसरा मोटिव क्या था, मेकिंग इंडिया मार्केट फॉर फिनिश गुड्स। तो ये आपको लिख देने। फिर उसके बाद में लास्ट में ट्विन मोटिव रिजल्ट इन द ट्विन कॉन्सिक्वेंसेज। तो जो 2 फोल्ड मोटिव था उसके 2 रिजल्ट आए। वो क्या रिजल्ट आए देखिए, एक तो क्या हुआ कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया, और इम्पेटस ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडिया के लिए तो नेगेटिव और उनके लिए पॉजिटिव हुआ। ये जो 2 फोल्ड मोटिव था वो इंडिया के लिए एक नेगेटिव हो गया, कि इंडिया के लिए तो क्या हो गया, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो क्या हो गया, डीके हो गया या डिकंस्ट्रक्ट हो गया उसका। और ब्रिटेन के लिए क्या हो गया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस बढ़ा और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया, तो उसके लिए फायदा हुआ। तो ये 2 फोल्ड मोटिव, मतलब कॉन्सिक्वेंस बताना आपको, 2 फोल्ड मोटिव के कॉन्सिक्वेंस क्या है, ये बिल्कुल अलग से पता होना चाहिए कि 2 फोल्ड मोटिव क्या होता है और 2 फोल्ड मोटिव के कॉन्सिक्वेंस क्या थे। क्लियर है क्या। यस सर। अब ये एक सेपरेट क्वेश्चन ये भी बनता है कि कॉजेज ऑफ डीके ऑफ, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, पॉइंट याद रखना है, उनकी डिटेल आप अपनी मन से लिख सकते हो। तो इसमें आपको बस इतना सा करना है, पॉइंट याद रखने। तो इसमें 4 पॉइंट है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, देन कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट्स, देन इमरजेंस ऑफ न्यू क्लास, और देन डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रिंसली कोड। तो इसमें आप पॉइंट याद रख लीजिए और डिटेल अपने खुद बना लीजिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। तो टैरिफ का मतलब टैक्स होता है, डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग अलग। तो क्या कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मल्टीपल सिटी ऑफ टैक्स लगा दिए थे। तो उस वजह से क्या हुआ था, इंडिया का प्रोडक्ट इंडिया में ही सेल आउट नहीं हो रहा था। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे। तो हमारा प्रोडक्ट ना तो बाहर एक्सपोर्ट हुआ और ना ही एक स्टेट से, मतलब इंडिया का प्रोडक्ट ना तो बाहर गया ना इंडिया के अंदर भी सेल आउट हुआ, बिकॉज टैक्स बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिए थे। तो इसके बारे में आप लिख देना। देन उसके बाद में था कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। ये आराम से आप लिख सकते हो कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो हैंडमेड होता था, बाकी मशीन मेड, तो उसके कंपटीशन से भी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई और क्वालिटी भी कम रही, तो इस वजह से भी हमारा हैंडीक्राफ्ट डिस्ट्रॉय होगा।
प्रिंसली, जिससे प्रिंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट, मतलब ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट को कौन पसंद करता था? राजा महाराजा। तो उन लोगों को उन्होंने क्या कर दिया? डिफीट कर दिया। तो धीरे धीरे जब वो डिफीट हुए तो उसकी डिमांड हैंडीक्राफ्ट की कम हो गई और एक वेस्टर्नलाइजेशन हो गया कि हम लोग हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ना करके हम फॉरेन प्रोडक्ट्स की डिमांड करने लगे, जो आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। तो इस तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारा जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। देखिए ये NCERT के अंदर नहीं दे रखा है, बट इसके पीछे क्वेश्चन जरूर दे रखा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये आएगा तो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। से पॉइंट याद कर लो, डिटेल आप अपने मन से, इसको डिटेल को रटने की जरूरत नहीं है। आप बाय डिफॉल्ट बाय पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो बताओ ये पॉइंट क्लियर है क्या? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लियर यस सर। ना। उसके बाद आता है लॉपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। लॉपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, अगर ये हमें करना हो तो बाय नेम क्लियर। मॉडर्न इंडस्ट्री क्या होती है पहले ये बता दो। कीवर्ड्स सबसे पहले क्या था, पहले तो ये देख लो इसका मीनिंग देखो। लॉपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, तो अगर इस पे आपको बाय नेम भी पता होना चाहिए क्या लिखेंगे। तो लॉपसाइडेड, लॉपसाइडेड का मतलब होता है क्या होता है? लिमिटेड एरियाज में मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन द लिमिटेड एरियाज। इसका ये मतलब भी पता होना चाहिए। बच्चों को ये पता नहीं होता और उसको रटने की कोशिश करते रहते हैं। तो उस टाइम में क्या था, जो अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्या होती है? मॉडर्न इंडस्ट्रीज मतलब लाइक इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू शुगर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज, है ना, स्टील इंडस्ट्री, ये सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज होती थी। एक्सेप्ट द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, बाकी सारी क्या थी? मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी हमारे लिए। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्या थी? लॉपसाइडेड, लिमिटेड एरियाज में थी। तो पहले मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्या थी? वो लिमिटेड एरियाज में थी। क्यों थी? उसके क्या रीजन थी? कौन कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी? बस ये तो आंसर लिखना है। अब देखिए इसमें सबसे पहले ये आंसर लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी क्या था? मॉडर्न इंडस्ट्रीज बिगन टू टेक रूट इन द इंडिया। तो बहुत ही स्लो, वेरी स्लो प्रोग्रेस, मैंने कीवर्ड भी लिखा था, रिमेन वेरी स्लो। मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज पहली बात तो बहुत ही स्लो थी, उसकी प्रोग्रेस बहुत स्लो थी। फिर जो स्टार्ट हुई थी, अब देखो वो स्लो क्यों? इसका रीजन आ गया कि व्हाट वर द रीजन, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि इंडिया में मॉडर्नाइजेशन हो, क्योंकि अगर यहाँ होता तो उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर या उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता। तो ये उनका रीजन था, रीजन लिखोगे। फिर उसके बाद में इनिशियली अब कहाँ कहाँ डेवलप हुई, तो इसको दो पार्ट में, इनिशियली और सेकंड फेज में। तो इनिशियली जो डेवलप हुई वो क्या होगी? टेक्सटाइल। और देखिए ये क्वेश्चन आता है, आप देखना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। इनिशियली द डेवलपमेंट वाज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप द कॉटन एंड जूट इंडस्ट्री। अब ये कॉटन और जूट इंडस्ट्री, तो इस पे इसमें CBSE के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आया हुआ है कि जूट इंडस्ट्रीज का एरिया कौन सा था और कॉटन का कौन सा था, तो पता होना चाहिए हमें। तो देखिए द कॉटन टेक्सटाइल मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियंस, कौन इसको डोमिनेट करता था, और एरिया क्या था? वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द महाराष्ट्र और गुजरात। वाइल द जूट इंडस्ट्री डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको। और ये कहाँ था? वेस्ट बंगाल। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद फिर सेकंड फेज में क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली फिर आयरन स्टील आ गया, टिस्को। ये टिस्को की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में फिर अदर फ्यू इंडस्ट्रीज आ गया, जिसमें शुगर, सीमेंट। और फिर आ गया कि जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडस्ट्रीज नॉट ड्यू टू द, ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से मेनली हुआ था, क्योंकि ओवरऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या था, जो फूड ग्रेन और इनकी शॉर्टेज आ गई थी, तो ये मेन रीजन था। तो इसके सारे कीवर्ड्स मैंने नोट करवा रखे हैं। देखो फर्स्ट का कीवर्ड क्या था? फर्स्ट पॉइंट का प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो, सेकेंड में रीजन, थर्ड के अंदर क्या था? इनिशियली, फिर सब्सिक्वेंटली, इसमें टिस्को का बताना है, देन फिर फ्यू अदर इंडस्ट्रीज, और फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड। तो बताइए गुनगुन क्लियर है क्या? लिख लिया आपने कीवर्ड्स? बस कीवर्ड का ही कमाल है इसमें, कीवर्ड याद रखो, फिर अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के लिख के आ जाओ, तो आपका आंसर कुछ छूटेगा नहीं, इनकम्प्लीट नहीं होगा, तो वहां फिर मार्क्स करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर लेकिंग। अब इसको भी समझो कि कैपिटल गुड्स क्या होती है और वर लेकिंग मतलब उनकी वो मिसिंग थी। तो कैपिटल, पहले तो मीनिंग बताओ, कैपिटल इंडस्ट्रीज क्या होती है? वो इंडस्ट्रीज जो क्या बनाती है? मशीनरी। कैपिटल इंडस्ट्रीज आर दोज विच हेल्प टू प्रोड्यूस द मशीनरी, टूल्स एंड मशीनरी। और ये मशीनरी किस में काम आती है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, जो हमारी नेसेसिटीज और जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, गुड्स और सर्विसेज में काम आती है। तो पहले वो बता दो। आप बता दो कि जो कैपिटल इंडस्ट्रीज थी वो लिमिटेड थी, क्यों थी? का रीजन बता दो, ठीक है।
और उसका मोटिव क्या था, तो देखिए सबसे पहले कैपिटल इंडस्ट्रीज क्या होती है बता दिया। फिर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल, तो ये कीवर्ड लिखाया था हार्डली एनी कैपिटल, तो फर्स्ट में मीनिंग, फिर हार्डली एनी कैपिटल इंडस्ट्रीज, बहुत ही कम कैपिटल इंडस्ट्रीज थी। फिर उसके बाद में द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हियर एंड देयर, नो सब्स्टिट्यूट, मतलब कुछ इतनी कम थी कि उसका हैंडीक्राफ्ट के सामने वो कुछ भी नहीं थी, तो वो बता दिया। देन सिंस द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज रिक्वायर हैवी, तो इसका रीजन क्या था, इसके दो रीजन थे, एक तो हैवी इन्वेस्टमेंट था, और वो उस टाइम में गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो वो ऐसा इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो तो इंडिया को रॉ मटेरियल हब बनाना चाहती थी, तो वो रीजन आपने लिख दिया, बस इसमें रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। पहले आपने इसमें क्या बता दिया, मीनिंग बता दिया, फिर हार्डली एनी ये वर्ड ले लिया, फिर फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और फिर उसका रीजन बता दिया कि हैवी इन्वेस्टमेंट था और गवर्नमेंट वाज नॉट विलिंग टू डू, जो हैवी इन्वेस्टमेंट था वो कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, और उस टाइम में गवर्नमेंट क्या था, ब्रिटिश, तो वो ऐसा चाहती नहीं थी। तो इस तरीके से इसके कीवर्ड्स आप लिख लेंगे। देन उसके बाद ये तो बहुत ईजी सा, लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो मतलब पब्लिक सेक्टर उस टाइम में क्या था, पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट उस टाइम में क्या थे, ब्रिटिश, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जैसे आज तो क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो डे बाई डे बढ़ रहा है, और जहां बेसिकली रिक्वायर्ड होता है वहां गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होता है, बट उस टाइम में ऐसा नहीं था, वहां गवर्नमेंट कौन थी, ब्रिटिश, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बस केवल वही एरिया में प्रोडक्शन किया जो एरिया उनके लिए बेनिफिशियल था, तो वही आपको बताना है इसमें कि लिमिटेड ऑपरेशन पब्लिक सेक्टर। देखो अनदर इन सिग्निफिकेंस ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा हेल्प किसकी मिलती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर तब डेवलप होता है जब गवर्नमेंट का सपोर्ट हो, बट उस टाइम में ऐसा नहीं था। देन द सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली द रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, तो बस इन्हीं से रिलेटेड था, क्योंकि यही उनके लिए काम आ रहे थे, उनको रूल करने के लिए, इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए जो जो उनको एरिया चाहिए थे बस वही डेवलप किया, रेलवे, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, और इनको उनको डेवलप करना था जो उनके सेल्फ इंटरेस्ट के लिए थे, तो बस आपने ये बताया था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उस टाइम में गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो रोल था, वो बहुत ही लिमिटेड और एक एक्सप्लोटेटिव नेचर का था, तो ये आपने बता दिया। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर कंप्लीट हो गया। बताइए इसमें कोई डाउट है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में? फर्स्ट चैप्टर में जो सबसे टफ टॉपिक है वो दो ही टॉपिक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अब देखिए आगे वाले तो फटाफट हो जाते हैं और बहुत इजी भी है, अगर ये दो आपने मैनेज कर लिए तो उसके बाद आपको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाकी फिर तो ये बहुत ईजी है। देखना अभी नेक्स्ट वाला देखना, आप नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड पे सबसे पहले स्टार्ट करने से देखिए कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्कैन मारो इसके, इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो दो तरीके से आ सकते हैं, एक तो पूरा ही आ सकता है कि एक्सप्लेन द व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ये आ सकता है, तो फिर तो आपको ये पूरे इसमें 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, कॉम्पोजिशन, डायरेक्शन और वॉल्यूम, ये 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। और एक जो इस पे क्वेश्चन बनता है वो ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ, इस पे सेपरेट क्वेश्चन बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ, इसको ढंग से तैयार करना है, ये सेपरेट क्वेश्चन बनता है। और बाकी तो ये बहुत इजी भी है और इसको तो आप ऐसे रीडिंग से ही कर लोगे आप। तो देखिए सबसे पहले आता है कॉम्पोजिशन। पहले तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। फिर ट्रेड दो तरह का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स होता है उसी को हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। जो बाई एंड सेल बिटवीन टू कंट्रीज होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो हमारा फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है वो बता दो। अब फर्स्ट पॉइंट आता है कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब आइटम्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स, वो बताने आपको। तो पहले मीनिंग बता दो, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या होता है, आइटम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स। उस टाइम में आइटम ऑफ इंपोर्ट क्या थे और एक्सपोर्ट्स क्या थे वो बता दो, और उससे पता लग जाएगा कि इट वाज बैकवर्ड। बिकॉज वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए, जो आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स वो फिनिश गुड्स होनी चाहिए और आइटम ऑफ इंपोर्ट क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल। बट उस टाइम में अपोजिट था, आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स रॉ मटेरियल था और इंपोर्ट फिनिश गुड्स था। तो इससे पता लग जाता है कि आवर फॉरेन ट्रेड वाज बैकवर्ड। तो वो इसमें बता रखा है, आराम से आप कर लेना, बिल्कुल वही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होगा, टू विच कंट्रीज ट्रेड, टू विच कंट्रीज, किस किस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड था। तो आपको सरप्राइज होगा, ब्रिटिश रूल से पहले हमारा ट्रेड सब कंट्रीज के साथ था और आज भी है, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनेंसी कर ली थी। मोर देन 50-60% ट्रेड वॉज डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और उसकी वजह से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा फॉरेन ट्रेड क्या था, बैकवर्ड था। बिकॉज लिमिटेड कंट्रीज के साथ फॉरेन ट्रेड होना इट मीन्स बैकवर्ड, और उसमें लिमिटेड में भी उन्होंने एक ही कंट्री पे डिपेंड कर लिया था। तो ये आप बता दोगे। देन उसके बाद इसमें ये बता रखा है सारा
और ये इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल वाला डेटा बहुत ज़रूरी है, इसको याद कर लेना 1869, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। देन उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, साइज। तो साइज का मतलब हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो सरप्लस था, डेफिसिट था या फिर वो बैलेंस था। तो आपको सरप्राइज होगा उस टाइम हमारा फॉरेन ट्रेड सरप्लस था, बट वो सरप्लस का जो पैसा आया वो कभी भी इंडिया के अंदर काम नहीं आया। डिडेंट ब्रिंग द गोल्ड सिल्वर, मतलब कभी इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ या गोल्ड सिल्वर हमने नहीं खरीदा या ऐसा वो कर, तो वो पैसा फिर कहाँ गया, वही फिर आगे हम पढ़ते हैं ड्रेन्स ऑफ इंडिया। मतलब हमारे पैसा का ड्रेन हो गया। ड्रेन मतलब हमारा जो पैसा था वो ट्रांसफर फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। तो ड्रेन का मतलब था ट्रांसफर होना, तो जो ट्रांसफर हो गया हमारा पैसा इंडिया से ब्रिटेन के अंदर। तो मीनिंग लिख दोगे पहले, तो देखो ड्रेन्स ऑफ इंडिया वेल्थ मतलब फ्लो ऑफ वेल्थ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, ये मीनिंग लिख देना है। देन उसके बाद में फिर इसकी फॉर्म्स क्या थी, व्हाट वर द फॉर्म, कैसे गया वो। तो सबसे पहला कैसे गया, जो इनविजिबल ट्रेड था वो हमारा डेफिसिट था। हमारा जो सरप्लस था वो किस पे था, विजिबल पे, गुड्स पे। बट की सर्विस तो हम सारे कहाँ से इंपोर्ट करते थे, ब्रिटेन से, जो एडमिनिस्ट्रेशन सारा, तो वो हमारा डेफिसिट था। तो वो जो सरप्लस था वो सारा का सारा कहाँ खर्च कर दिया, सरप्लस ऑफ विजिबल आइटम किस पे खर्च कर दिया, इनविजिबल, डेफिसिट ऑफ इनविजिबल पे। मतलब वो पैसा सारा का सारा उधर खर्च कर दिया, तो वो पैसा कहाँ चला गया, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी वेजेस, वो सारा का सारा वहाँ चला गया। सर्विस जो भी हम सर्विस लेते थे उसका पेमेंट हम करते थे, तो वो पेमेंट सारा ब्रिटेन में चला गया, सर्विस वहाँ से लेते थे। दूसरा क्या हो गया, इंटरेस्ट डिविडेंड। अब वो लोग जो पैसा यहाँ से लेके जाते थे उसी को इंडिया के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट कर देते थे, जैसे रेलवे और इनमें, तो या फिर इंडिया को लोन देते थे, तो इसलिए वो लोन देते थे तो इंटरेस्ट लेके जाते थे, इन्वेस्ट करते थे तो प्रॉफिट या डिविडेंड। तो बताओ इंडिया के पैसे से वो इंडिया का मतलब मनी, इंडिया का पैसा उन्होंने इंडिया से लिया, उसको वापस इंडिया में इन्वेस्ट किया और उसी से इंडिया से वापस पैसा कमाया। और सबसे वर्स्ट सिचुएशन तो तब होती है कि उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट वॉर लड़ा, और जो वॉर लड़ा उसके वेपन्स, उसके जो आर्मी, वो सारा खर्चा जो होता था वो ब्रिटेन में, वो पैसा भी वहाँ इंडिया के अंदर जो वेपन्स खरीदते थे वो पैसा सारा, इंडिया का पैसा ब्रिटेन में चला गया। तो ये तो बड़ा ही सरप्राइज है कि इंडिया के अगेंस्ट वॉर लड़ा और इंडिया के पैसे का यूज़ किया, तो वो सारा वहाँ चला। तो ये तीन फॉर्म आपको ढंग से देखनी है। कोई डाउट हो तो बताओ इन तीनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ, इसको ढंग से तैयार करना होता है और इस बार तो पूरे चांसेस है इसके आने के, जहाँ तक मेरे को लगता है। तो पहले मीनिंग बताएंगे, फिर व्हाट वर द फॉर्म, तो तीन फॉर्म बताएंगे। सबसे पहला डेफिसिट ऑफ इनविजिबल ट्रेड, सेकंड इंटरेस्ट डिविडेंड और प्रॉफिट, और थर्ड क्या हो गया, एक्सपेंडिचर ऑन वॉर गुड्स। ठीक है, अब देखो इस तरीके से टाइम नहीं लगता, बस वो दो ही टॉपिक है जो थोड़ा लेंथी है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, बाकी तो फटाफट हो जाता है। अब देखो एक टॉपिक और कर लेते हैं, डेमोग्राफिक, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को करोगे तो और भी इजी है, उससे भी इजी है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मतलब रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड सबसे पहले इसमें फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, ये डेटा याद रखना है, व्हेन वाज कंडक्टेड फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, तो वो डेटा आपको याद रखना है कब हुआ था, 1881 में, ये डेटा याद करना है। फिर उसके बाद में स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस, ये क्या होता है, और द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये दो चीज़ें याद रखनी इसमें। तो देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज द स्टडी ऑफ, क्या होता है स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, द स्टडी ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, उसको हम ट्रांजिशन मतलब चेंज बोलते हैं। तो मीनिंग बता दिया। और द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था, 1921। वाई दिस इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज इसका रीजन क्या था कि बिफोर 1921 पॉपुलेशन वाज स्टैग्नेंट, बिकॉज बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई थी। बट आफ्टर 1921 हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया, तो बर्थ डेथ रेट को तो कंट्रोल कर लिया, और बर्थ रेट क्या हुई, कंटिन्यूसली बढ़ती गई, और उसी वजह से आज इंडिया क्या है, नंबर 1 इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो ये पॉपुलेशन बढ़ती गई और ये प्रॉब्लम है। तो ये इसके बारे में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आपको ये बताना है कि जो पॉपुलेशन में चेंज आया वो कैसे आया, कौन से ईयर से आया, क्या रीजन था, वो सारा। देन उसके बाद में इनमें डेटा है बर्थ रेट और डेथ रेट। तो बर्थ रेट क्या होती है आपको पता ही है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000, डेथ नंबर ऑफ डेथ पर 1000। उसका डेटा आपको याद रखना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि जो 40 और 48, देखो जो बर्थ था वो 48 था और डेथ था 48, बहुत ही हाई था ये। तो ये इनिशियली बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, ये डेटा याद रखना है। और उसके ये क्या सजेस्ट करता है, ये एक तरीके से पॉवर्टी और बैकवर्डनेस शो करता है। तो ये 3 पॉइंट आपको बताना है, पहले बर्थ रेट का मीनिंग बता दो, फिर डेथ रेट का, फिर डेटा बता दो, फिर उसका इम्पैक्ट बता दो। देन वैसे फिर
हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मीनिंग बता दो, इसका डेटा बता दो, इसका इम्पैक्ट बता दो, वही 3 पार्ट में इसको बताना है। तो इट रेफर टू डेथ ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। फिर उसके बाद में इसका डेटा क्या था 218, इट वॉज वेरी हाई। देन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये क्या शो करता है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज इन द पॉवर्टी, तो 3 पॉइंट इसके भी वैसे बनाने। फिर उसके बाद में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन, मीनिंग बता दो, उस टाइम में कितनी थी 32 ईयर्स, जो बहुत ही कम थी। और उसका इम्पैक्ट क्या, मतलब क्या शो करता है, अगेन हेल्थ फैसिलिटीज, पॉवर्टी, वो सारा शो करता है कि बैकवर्डनेस शो करता है। देन उसके बाद में मास लिटरेसी, तो लिटरेट पर्सन कौन होता है, पर्सन इज एबल टू रीड एंड राइट, उस टाइम में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी। जो लिटरेसी रेट थी वो देखो पूरी कंट्री एज वेल 16% ये डेटा याद रखना है, और जो फीमेल थी उसमें 7%, ये 2 डेटा आपको याद रखना है। और उसका इम्पैक्ट क्या था। और फिर वाइड स्प्रेड पॉवर्टीज़, उस टाइम में पॉवर्टीज़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम और वो सारे नहीं थे। तो इसके बारे में आपको बता देना है कि द एब्सेंस ऑफ रिलायबल डेटा, द डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई, मतलब डेटा तो हम नहीं दे सकते उस टाइम में, बट देयर वाज नो डाउट द एक्सटेंसिव पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था, बट हाँ ये था कि उस टाइम में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बाकी पॉइंट भी बता रहे हैं, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सभी बता रहे हैं कि बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से ऐसा था। ये हमारा डेमोग्राफिक हो गया। तो देखिए बच्चे, आज का टॉपिक क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अमंग द सेक्टर्स, मतलब इसमें हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है आपका वर्किंग कंडीशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेक्टर वाइज, कि किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन दे रखा है, द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंगेजिंग द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, तो ये डेफिनेशन हो जाएगा। देन अब इसमें आपको पता है 3 ऑक्यूपेशंस होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। तो देखिए सबसे पहले दे रखा है एग्रीकल्चर वॉज द प्राइम ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर क्या था, वो जो प्राइम ऑक्यूपेशन। तो देखिए इसमें एक टेबल शायद एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो यहाँ भी नहीं डाला मैंने। तो देखिए प्राइम ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है, ये आपको याद रखना है। इसमें 70 to 75% ये रेंज में दे रखा है, आपको रेंज में याद रखना है कि उस टाइम में जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी थी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब वर्किंग पॉपुलेशन की, वैसे तो डिपेंडेंसी कितनी थी 85%, वो चैप्टर फर्स्ट उसमें दे रखा है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी तो कितनी थी ओवरऑल, तो 85%, बट जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 70 to 75%। उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना था 10%, ये डेटा बिल्कुल याद होना चाहिए। और सर्विस कितना था 15 to 20%। तो ये डेटा याद करना है हमारे को। डेटा बस सेलेक्टेड डेटा याद करना होता है आईटी में, जैसे अभी पूरे चैप्टर में मैंने आपको बताया कि जो सेलेक्टेड डेटा है बस वो याद करना है। इस चैप्टर में थोड़ा डेटा ज़्यादा है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। तो आप सबसे पहले इसमें क्या बताओगे, एग्रीकल्चर इज ए प्राइम ऑक्यूपेशन, तो सबसे पहले आप बता दोगे अपने आप में कि डेटा से बता दोगे कि भाई डेटा दे के आप बता सकते हो कि 70 to 75% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो डिपेंड थी एग्रीकल्चर में। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर वॉज ए प्राइम ऑक्यूपेशन। डेटा से क्लियर हो गया है। सेकंड पॉइंट हम बता देंगे कि सर्विस कितना था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना था, इसमें भी वो डेटा आ गया। देन थर्ड पॉइंट पे मैंने बता दिया कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा। तो बताओ ज़्यादा डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे क्या रहा, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी ज़्यादा थी और एग्रीकल्चर वॉज अनसर्टेन, क्योंकि वो मानसून पे डिपेंड थी, मानसून अनसर्टेन था, तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या था पॉवर्टी, मैसिव पॉवर्टी, और जो अनसर्टेनिटी थी वो ज़्यादा थी इंडिया के अंदर, तो उसका इम्पैक्ट बता दिया आपने। तो बताओ ये लिख सकते हो आराम से, एग्रीकल्चर जो प्राइम ऑक्यूपेशन पे 3 पॉइंट बनाने। फर्स्ट एग्रीकल्चर का डेटा दे दो, सेकंड सर्विस और इंडस्ट्री का, और थर्ड में उसका इम्पैक्ट। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज ए ब्लीक ग्रोथ। ब्लीक का मतलब क्या होता है लिमिटेड, इंडस्ट्रियल सेक्टर द ब्लीक ग्रोथ मतलब लिमिटेड ग्रोथ थी। तो देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर स्मॉल पोर्शन ऑफ, तो इसमें वो डेटा दे दिया कि एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो केवल सबसे कम था 10% ओनली। ठीक है, ये ड्रॉबैक हमारा शुरू से लेकर आज तक रहा है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हमेशा बैकवर्ड रहा है। अभी भी आज ही प्रेजेंट में भी हम एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज देखें तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टिल इज बैकवर्ड एंड डेवलपिंग स्टेज पे है। तो ये शुरू से हमारा रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैकवर्ड कर दिया था, तब से हम अभी तक रिकवर नहीं कर पाए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये बता दिया। सेकेंड, दिस वॉज ड्यू टू द रीजन बता दिया। तो ये रीजन क्या था, बिकॉज द
कंपटीशन था किससे, मशीन मेड से, वो रीजन बता दिया। और थर्ड पॉइंट में फर्दर द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब उसका जो ये सारा अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ चुके हैं बच्चे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि देयर वाज अ टू फोल्ड मोटिव, वो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स वर लेकिंग, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, वो सारे पॉइंट आप यहाँ डाल सकते हो आराम से इसमें, वही सारा समरी में यहाँ लिखना है, बस एक डेटा अलग से और देना है 10% का, बाकी वही आंसर है सारा। क्लियर है? तो इसके लिए आपको अलग से कुछ तैयार नहीं करना, बस एक 10% डेटा याद रखना है। देन उसके बाद में आता है ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन बाय नेम इज क्लियर, मतलब देयर वाज अ रीजनल इम्बैलेंस, तो वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने देखा था कि वहाँ भी रीजनल वेरिएशन था। तो रीजनल वेरिएशन मतलब कुछ स्टेट्स डेवलप थे, कुछ नहीं थे, तो वही बता रखा है। तो वेरिएशन में ऑक्यूपेशनल वेरिएशन बता रखा है कि जैसे इसमें रीजनल वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब कुछ स्टेट्स के अंदर क्या था, एग्रीकल्चर वॉज प्राइम ऑक्यूपेशन था, मतलब ज़्यादा डिपेंडेंस एग्रीकल्चर में थी, कुछ में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे थी, तो वो एरिया और वो सब बता रखा है। तो यहाँ देखा था ट्रांजिशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री makes the economic take off, but in case of Indian economy it was by large absence। मतलब हम कहते हैं कि जो ट्रांजिशन, जैसे आपसे कोई बोले कि व्हाट मीन बाय डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब यही होता है कि ये जो ऑक्यूपेशनल ट्रांजिशंस होता है ना, वही डेवलपमेंट होता है। तो वो इंडिया की इकोनॉमी में पहले भी एब्सेंस था और आज भी एब्सेंस है कि जो ट्रांजिशंस हुआ, जो हमारा ट्रांजिशन क्या होता है बेसिकली, एग्रीकल्चर से धीरे धीरे किस पे जाना चाहिए, इंडस्ट्री से सर्विस पे, तो वो ट्रांजिशन आज तक नहीं हुआ। आज भी इंडिया में मोर देन 50% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, तो ट्रांजिशन क्या था, उस टाइम में भी नहीं था और आज भी नहीं है। देन उसके बाद में वाइल ऑन द वन हैंड स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, ये याद रखना है बच्चे, ध्यान रखो, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, नेम याद होने चाहिए स्टेट्स के। ये क्वेश्चन आता है, अगर आपने स्कैनर पढ़ा है तो ये आता है कि एग्रीकल्चर जो वर्क फोर्स है वो कहाँ फॉल हुई, कौन सी एरिया में एग्रीकल्चर डिपेंडेंस ज़्यादा थी और कहाँ फॉल हुई और कहाँ बढ़ा। तो यहाँ तो एग्रीकल्चर का परसेंटेज कम हुआ और कहाँ बढ़ा, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। बताओ जिन्होंने स्कैनर पढ़ा उनको पता है ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में? यस सर। तो इस तरीके से आपको बिटवीन द लाइन, मतलब एनसीईआरटी का बिटवीन द लाइन क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से हमारे को स्कैनर से पता लगेगा किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। बच्चे क्या करते हैं, इसको एज ए होल पढ़ लेते हैं और ये पर्टिकुलर स्टेट्स का नेम, एरिया कहाँ इंक्रीज डिक्रीज हुआ, ये बिटवीन द लाइन नहीं पढ़ते तो वो फिर नहीं कर पाते हैं और वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन में सबसे पहले टेक ऑफ, फर्स्ट कीवर्ड क्या हो गया, टेक ऑफ। सेकंड क्या हो गया, एग्रीकल्चर का परसेंटेज कहाँ फॉल हुआ और कहाँ इंक्रीज हुआ। ये एरिया बिल्कुल नेम याद होना चाहिए स्टेट्स का। इज इट क्लियर? यस सर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा सबका क्लियर है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ना। उसके बाद चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, तो बेसिक हम इसलिए पढ़ रहे थे कि आपको समझ में आ जाए, बाकी ये ज़्यादा हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इट रेफर टू ऑल दोज बेसिक फैसिलिटीज़ जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान और गुजरात, तो राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, गुजरात का अच्छा है, राजस्थान का कंपेरेटिवली गुजरात कम है। इसका मतलब वहाँ रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल, स्कूल बढ़िया है, जबकि राजस्थान में उससे कंपेरेटिवली कम है। तो इसका मतलब इट रेफर टू ऑल दोज बेसिक फैसिलिटीज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करती है, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करती है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक मतलब जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और सोशल जो इनडायरेक्टली, जैसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन है, रोड्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, डायरेक्टली हमारी ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। हाउसिंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इनडायरेक्टली। तो ये केवल समझने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके दो टाइप होते हैं, वो क्या होता है, तो वो समझने के लिए हमने ये देख लिया। अब आते हैं मेन हमारा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट स्टडी है वो क्या है, रेलवे। रेलवे पे आपको इस पे 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बता सकते हो आप? रेलवे पे 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एनी आइडिया, एनीवन? जिसने स्कैनर पढ़ा है, क्वेश्चन बैंक पढ़ा है, पता है उनको 3 टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इस पे? इसमें से 2 टाइप का तो आ रखा है ऑलरेडी। एनीवन? मेन मोटिव, साइड इफेक्ट, और एक थर्ड कौन सा है का डेटा, जो बहुत बार शायद आ चुका है। इसका जो डेटा है ना, डेटा क्या है कि व्हेन वाज रेलवे इंट्रोड्यूस, ये याद रखना है सबको। रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर? 1850। ये बिल्कुल याद होना चाहिए। और एक कब हमारा जो फर्स्ट जो ट्रेन था वो कब स्टार्ट, और बिटवीन द थाने और मुंबई के अंदर, ये डेट भी हमें याद रखनी है। तो 2 डेटा इसका याद रखना है और उसके बाद इसका मोटिव सबसे इंपॉर्टेंट। देखो
साइड इफेक्ट तो बहुत ईजी है कि व्हाट वाज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये तो साइड इफेक्ट थे, तो ये तो वैसे भी हम बिना रीडिंग लगा लेंगे तो भी हम तैयार हो जाएगा, तो वो तो मैं टारगेट से भी मानता ही नहीं हूँ, वो तो वैसे ही हो जाएगा। मेन तो आपको जो तैयार करना है कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या मोटिव था टू स्टार्ट द रेलवे इन इंडिया, वो 3 मोटिव थे, यही सबसे अच्छा तैयार करना है, बस तैयार करने वाला टॉपिक यही है बच्चे। तो ये देखिए ये जो है ये तो बहुत सेकेंडरी है हमारे लिए, ये तो वैसे हो जाएगा। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि द मेन मोटिव, उसके कीवर्ड्स हमें तैयार करने हैं। तो इसमें 3 कीवर्ड क्या क्या है, सबसे पहला कीवर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये कीवर्ड आप मार्क कर लो, मैं समझाता हूँ अभी। सेकेंड कीवर्ड है वो प्रॉफिट थ्रू द फॉरेन ट्रेड, और थर्ड जो कीवर्ड है वो है अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। थर्ड कीवर्ड हमारा क्या है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। तो ये प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिटेबल, ये कीवर्ड मार्क कर लो, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, ये वाला, ठीक है। तो 3 कीवर्ड से मैं समझा देता हूँ, ये 3 कीवर्ड से आपका पूरा टॉपिक तैयार हो गया कि व्हाट वाज, 90% बच्चे इसका आंसर नहीं लिख पाते हैं कि व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड द रेलवे ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले वो क्या चाहते थे, उनका मोटिव इंडिया को बेनिफिट करना नहीं था, वो तो अपना खुद का मोटिव था उनका। तो उनका मोटिव था कि वो चाहते थे कि, क्योंकि आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, और पहले भी था, पहले तो और भी ज़्यादा था, आज भी बड़ा है, पहले तो और भी ज़्यादा था, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसी का पार्ट था, तो बहुत बड़ा कंट्री था, और आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में बड़ा कंट्री है, नो डाउट। तो उस टाइम में इतना बड़ा था, तो और जबकि ब्रिटिशर कितने थे, मुश्किल से मुश्किल मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लो आप 1 करोड़, और उस टाइम में पॉपुलेशन हम लीस्ट से लीस्ट माने 32 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी, तो 1 करोड़ 32 को कंट्रोल करना था उनको, तो इसलिए उनको इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोल करना था, तो इसलिए रेलवे बहुत उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा था, रेलवे का बहुत बड़ा रोल था। तो ये एक मेन रीज़न था कि रेलवे जो था वो इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से था। सेकंड पॉइंट आपको मैंने ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ में हमने पढ़ा था कि वो क्या करते थे, इंडिया का पैसा इंडिया से लेके जाते थे, और क्या करते थे, इंडिया के अंदर ही क्या करते थे, उसको इन्वेस्टमेंट, थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ, थर्ड पॉइंट है ये, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। तो वो इंडिया का पैसा इंडिया के अंदर रेलवे में वो इन्वेस्ट करते थे, और रेलवे किसके लिए बेनिफिट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो वो रेलवे में इन्वेस्टमेंट करके, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करके, उससे पैसा क्या करते थे, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और प्रॉफिट, और उसके फॉर्म में वो पैसा लेके जाते थे। और जो थर्ड था वो था ट्रेड, जो ट्रेड वो करते थे, रॉ मटेरियल लेके जाते थे और फिनिश गुड्स मार्केट में, तो उससे भी वो क्या करते थे, प्रॉफिट थ्रू द ट्रेड। तो उसमें रेलवे का बहुत बड़ा रोल था कि वो जो रॉ मटेरियल है वो मंडी से पोर्ट से पहुंचाना, और जो फिनिश गुड्स है पोर्ट से मार्केट में, तो उसमें रेलवे का बहुत बड़ा रोल था। तो इस तरीके से आपने पुरानी मूवी में भी देखा होगा कि जो रेलवे उसको उसमें फिनिश गुड्स जाती थी, फिर वो डाकू आते थे उसको लूटते थे, और ऐसा देखा होगा बहुत सारी मूवी में। तो इस तरीके से ये 3 रोल थे बेसिकली। तो 3 कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। बताओ फर्स्ट कीवर्ड क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड क्या है, प्रॉफिट्स थ्रू द फॉरेन ट्रेड। और थर्ड क्या है, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ लिया था, ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ में पढ़ा है। तो आई होप ये क्लियर है क्या सबको। तो ये वाला पॉइंट आपने कर लिया। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये तो वैसे आप रीडिंग लगाओगे तो तैयार हो जाएगा कि व्हाट वाज द पॉजिटिव इफेक्ट। देखो पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ऑन द इंडियन इकोनॉमी, वह साइड इफेक्ट है, वो कभी नहीं चाहते थे इंटेंशनली, बट उन्होंने किया अपने लिए, और वो साइड इफेक्ट इंडिया के लिए भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या इंडिया के लिए क्या हुआ, सबसे पहला क्या हुआ कि लॉन्ग डिस्टेंस थी वो कम हो गई। इंडिया एक वास्ट कंट्री था, उसकी रेलवे से डिस्टेंस कम हो गई, और जो कल्चरल बैरियर्स है वो खत्म हो गए, फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन हो गया। रेलवे ने क्या कर दिया, मार्केट को एक्सपेंड कर दिया, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंट्रोल फ्री माइंस। तो ये कीवर्ड्स आप मार्क कर लो, और इसमें तो एक ही कीवर्ड मार्क कर लो। सबसे पहले का कीवर्ड क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस और कल्चरल बैरियर्स आ गया, फिर आ गया कमर्शियलाइजेशन, फिर आ गया मार्केट, देन फिर एम्प्लॉयमेंट, और फिर रिमाइंस। तो ये कीवर्ड्स एक बार भी सही ढंग से रीडिंग लगा लोगे तो ये तो इजीली तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आई होप ये हो जाएगा तैयार। याद तो ये करना। तो अब रेलवे पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस बस रेलवे पे करना। रेलवे पे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले डेटा, फिर मोटिव, और फिर उसके बाद में कौन सा आ गया,
impacts on the Indian economy. ये रखा ना, द रेलवे अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये हो गया। अब उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या था, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बाकी में तो और में तो क्या करना, बस आपको रीडिंग ही लगानी है। जैसे रोड्स हैं, अब रोड्स में आपको रीडिंग ही लगानी है कि उस टाइम में रोड्स इतनी कोई ज़्यादा डेवलप हुई नहीं थी। जो ऑल वेदर रोड मतलब जो पक्की रोड्स थी वो बिल्कुल ही कम थी, बहुत ही और वो जो लिमिटेड एरियाज़ में थी, जैसे मंडी से मार्केट, मार्केट से पोर्ट, बस लिमिटेड एरियाज़ में ही रोड्स थी, बाकी रोड्स डेवलप ही नहीं थी। तो देखो इसमें बता रहा है कि द रोड्स वर बिल्ट प्राइमरली टू द मोबिलाइज आर्मी। मोटिव बता रखा है कि जो भी रेलवे जो उन्होंने रोड बनाई वो उनका क्या मोटिव था, मोटिव बता दिया। और देयर वाज ए रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो ऑल वेदर रोड मतलब जो जैसे डामर रोड होती है वो बहुत ही लिमिटेड थी, ठीक है। और नेचुरली देयरफॉर पीपल मोस्टली लिविंग दीज एरियाज सफर्ड बैडली ड्यूरिंग द नेचुरल। तो इस वजह से उसका वो नहीं होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती थी। तो इस तरीके से इसमें तो आपको बस रीडिंग लगानी है केवल। तो दो रीडिंग के अंदर 2 पॉइंट आपको देखने, एक तो क्या कि सबसे पहला तो कि उस टाइम में जो उनका मोटिव क्या था रोड्स बिल्ड करने का, और सेकंड पॉइंट की जो रोड्स थी वो ऑल वेदर रोड्स की शॉर्टेज थी, ठीक है, ये बता दिया। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या थे। देन एयर इंडिया एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर आपको बेसिकली जो ये डेटा याद रखना है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। एविएशन सेक्टर में टाटा एंड सन्स जो आज एयर इंडिया है, देखो एयर इंडिया वही टाटा एंड सन्स, जब सबसे पहले टाटा एंड सन्स ने स्टार्ट की थी 1932 में एविएशन सेक्टर में, फिर वो एयर इंडिया बना। एयर इंडिया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, फिर गवर्नमेंट इंडिया के बाद में अभी रिसेंटली वापस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टाटा के पास चला गया। तो टाटा ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, अब वापस टाटा के पास एयर इंडिया चला गया है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन कॉलोनियल डिस्पेंशन ऑल्सो टेक द मेजर फॉर द डेवलपिंग द लैंड ट्रेड एंड, इसका मोटिव बता दिया कि भाई उनका जो मोटिव था वो क्या था, ठीक है। इनलैंड वाटर जो कोस्टल एरियाज में पॉसिबल था, इनलैंड वाटर मतलब जिसके अंदर जहाँ भी जो कोस्टल एरियाज था, जहाँ बोट्स और वो सारे शिप्स और वो सारे, तो वो लिमिटेड, भाई पूरे इंडिया में तो पॉसिबल भी नहीं था वो। एंड द कैनाल्स वाज बिल्ट एट द यूज कॉस्ट, तो इसके बारे में बता रखा है। तो ये 4 पॉइंट आपको एयर और वाटर के बारे में बताने। देन उसके बाद में कम्युनिकेशन में जस्ट रीड आउट ओनली, ये भी कोई ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है, बस पढ़ लीजिए आप कि द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया सिमिलरली सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लो। तो ये आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और क्यों किया था। देन द पोस्टल सर्विसेज, तो 2 वर्ड याद रखने, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज, ये दोनों उन्होंने स्टार्ट किए थे, और दोनों का क्या मोटिव था। ऐसे ही एयर में आपको डेटा याद रखना है और उसका मोटिव क्या था। फिर उसके बाद में वाटर का बताना है, उसका मोटिव। ऐसे ही आपको रोड्स का मोटिव और उसका कंडीशन बतानी है, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर है क्या बच्चे। मैंने तो आपको जो तैयार करना है बस रेलवे के अंदर 2 टॉपिक ढंग से तैयार करने, तो डेटा और इसका मोटिव, और एक ये एयर इंडिया का डेटा जो टाटा सन्स का। देन उसके बाद फिर आता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वॉज देयर एनी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ, तो नेगेटिव तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक खूब सारे बता सकते हो कि सब नेगेटिव इम्पैक्ट थे। पॉजिटिव इम्पैक्ट निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसलिए सारा नोट्स में दे रखा है। तो देखिए इसको एक बेस्ट तरीका है, अगर ये आप बिना पढ़े भी जाओ और जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक लगा के आप वहाँ लिख के आ सकते हो। कैसे, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको बस पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने। अब आपको इसका मैपिंग पता है कि कौन कौन सा स्पेशल एग्रीकल्चर था, सबसे पहले लो डेवलपमेंट ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट था, लो लेवल ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर था, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद में फिर फॉरेन ट्रेड, देन डेमोग्राफिक, ऑक्यूपेशनल, इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे हमने इतने पार्ट में इसको डिवाइड करके इस पूरे चैप्टर को पढ़ा। अब एक एक उठा लो। सबसे पहले लो लेवल ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट, उसमें क्या नेगेटिव था क्या पॉजिटिव था। फिर एग्रीकल्चर में क्या नेगेटिव था क्या पॉजिटिव था। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे एनालिसिस करोगे तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट निकल के आ जाएंगे। भाई नेगेटिव तो बहुत सारे आ जाएंगे, अनलिमिटेड आ जाएंगे, बट पॉजिटिव भी आप देखोगे तो सबसे पहले जैसे लो लेवल ऑफ इनकम डेवलपमेंट में हम कह सकते हैं कि देयर वर प्राइवेट एफर्ट्स डन बाय लाइक दादा भाई नेहरूजी एंड ऑल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर में बात करें तो जैसे कमर्शियलाइजेशन हुआ,
जो अल्टीमेटली, हालांकि वैसे तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था, बट बाद में हमारे लिए पॉजिटिव रहा। फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई नेगेटिव नहीं था, कोई भी पॉजिटिव नहीं था, सारे नेगेटिव थे। फॉरेन ट्रेड में भी हम कहें तो हम कह सकते हैं कि उस टाइम में हमारा फॉरेन ट्रेड सरप्लस था। इवन हमारे को फॉरेन ट्रेड कैसे करना है कम, वो हमने देखा, सीखा उनसे, बाद में काम आया हमारे। और उसके बाद में फिर हम डेमोग्राफिक में चले तो कोई पॉजिटिव नहीं था, सारे नेगेटिव थे। बस एक हम कह सकते हैं कि सेंसस हमारा स्टार्ट हुआ, जो आगे जाके हमारे लिए एक, अब हर 10 ईयर्स में सेंसस हमने सीखा और उसको हमने रेगुलर किया। देन उसके बाद में हम चाहें तो आगे चलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, तो वहाँ कोई पॉजिटिव नहीं था कुछ भी। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे था ही, डेफिनेटली रेलवे का साइड इफेक्ट है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव। और आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारा सेकंड लार्जेस्ट, या वी कैन से फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट हमारा रेलवे नेटवर्क है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव रहा। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट आप ऐसे निकाल सकते हो। तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ दे रखे हैं, देखो इनमें बस इनकी जो डिटेल है ना बच्चों, आपको अलग से तैयार नहीं करनी है, जो आपने पढ़ा वही उसी में से सारा लिखना है। तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे आ गया, फिर कमर्शियलाइजेशन आ गया, तो वो सारा पढ़ रखा है, वही सब कुछ लिखना है आपको, अलग से कुछ तैयार नहीं करना, बस पॉइंट याद करने हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेड, ये हमने देख लिया। देन इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे एविएशन आ गया, अलग से रेलवे के अलावा एक पॉइंट और डाल दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का। देन उसके बाद में वेस्टर्नलाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्नलाइजेशन का मतलब यहाँ वैसे तो हमारे लिए नेगेटिव है वेस्टर्नलाइजेशन, बट एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुआ, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, वो हम बोल सकते हैं कि उस सेंस में हम बोल रहे हैं यहाँ। देन रोल मॉडल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सिविल सर्विसेज वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव, आज भी इंडिया इतना वास्ट कंट्री है और उसके अंदर आज भी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उन्होंने ही हमारे को दिया एक रोल मॉडल, सिविल सर्विसेज, उन्होंने हमारे को एक कॉन्सेप्ट दिया जिसकी वजह से आज हमारी कंट्री को सारे सिविल सर्वेंट ही चलाते हैं बेसिकली। तो कंट्री को कौन चलाता है? सिविल सर्वेंट्स। तो वो सारा रोल मॉडल किसने दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे को दिया था, तो वो हमारे लिए आज भी इफेक्टिव रहा है। तो इस तरीके से पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव तो आप बहुत सारे निकाल सकते हो। उसके बाद बच्चे इसमें जो बनता है वो 1 मार्क्स के लिए ये डेफिनेशंस बनती है कि कॉलोनियल इकोनॉमी क्या होती है, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, केवल डेफिनेशन विद एग्जांपल। डिपेंडेंट इकोनॉमी क्या होती है, बैकवर्ड इकोनॉमी क्या होती है, अंडर डेवलप्ड, डिप्रीटेड और डेप्रिसिएट इकोनॉमी क्या होती है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है। तो देखो इनको मैं बहुत इजी बना देता हूँ फटाफट। सबसे पहले हम चलते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? कॉलोनी मतलब जो हमारा कोई ना कोई हमारा खुद का इंटरेस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं जो हमारे पर किसी जो इंटरेस्ट है, जो कॉलोनियल इंटरेस्ट मतलब जो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट ना होके किसी दूसरी कंट्री का इंटरेस्ट या दूसरे लोग हमारा इंटरेस्ट को ना लेके अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं और वो हमारे को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो कॉलोनियल हम बोलते हैं। तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि कॉलोनियल इकोनॉमी मेड द सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इट्स रूरल, इट कॉल्ड द कॉलोनियल इकोनॉमी। इट मीन्स इंडिया वॉज जस्ट ए फीडर इकोनॉमी। तो इसका मतलब इंडिया क्या था? एक फीडर इकोनॉमी था। और जो कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब आपने देखा था कि आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एग्जांपल देना चाहो तो क्या देना चाहोगे? 2 फोल्ड मोटिव। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया की इकोनॉमी में क्या रखा? 2 फोल्ड मोटिव रखा, मतलब वो इंडिया को रॉ मटेरियल हब बना दिया और मार्केट फॉर फिनिश गुड्स। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब वो अपना इंटरेस्ट फुलफिल कर रहे थे और इंडिया वॉज ए कॉलोनियल इकोनॉमी। ऐसे बिल्कुल बैकग्राउंड से हम इसको समझा सकते हैं एग्जांपल के साथ। देन सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल मतलब क्या होता है? जैसे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्टिक। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्टिक आप जानते हो क्या होता है, बट आपने देखा इसका एग्जांपल आप देखते हो जमींदारी। जमींदारी इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सेमी फ्यूडल। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में आप जमींदारी का एग्जांपल दीजिए कि वहां देखा आपने देयर वर 3 पार्टीज, गवर्नमेंट, जमींदार और टिलर ऑफ द सोइल। तो गवर्नमेंट मतलब क्या हो गया? सोशलिस्टिक हो गया। फिर उन्होंने जमींदार को भी रोल में लेके आ गए, तो वो क्या हो गया? मिक्स इकोनॉमी भी हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया? गवर्नमेंट और जमींदार भी आ गए, है ना, और टिलर ऑफ द सॉइल का एक्सप्लॉइटेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो क्या था? एक तरह से फ्यूडल इकोनॉमी था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी था। ठीक है। उसके बाद फिर आता है डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो आपने देखा फॉरेन ट्रेड में देख लो आप कि हम क्या कर रहे थे? प्राइमरी गुड्स का क्या कर रहे थे? एक्सपोर्ट्स, और फिनिश्ड गुड्स का क्या करते हैं? तो इसका मतलब अवर इकोनॉमी वॉज डिपेंडेंट इकोनॉमी। तो ऐसे हम बता सकते हैं। देन उसके बाद में प्रॉपर मीनिंग तो लिखी हुई है। बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी में हम देख सकते हैं हमारा इकोनॉमिक डेटा, जैसे जीडीपी और पर कैपिटा। तो उस टाइम में आपने देखा जीडीपी का डेटा 2% था और पर कैपिटा इनकम 0.5%। तो वो डेटा से हम बता सकते हैं कि बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब कि हमारा जीडीपी वॉज वेरी लो, पर कैपिटा इनकम, तो उसी से पता लगता है कि वी आर बैकवर्ड। देन डिपेंडेंट और डेप्रिशिएट इकोनॉमी। डिप्लीटेड और डेप्रिशिएट, इसका मतलब क्या होता है कि आपने देखा कि जो हमारा इसमें बेसिकली आप एग्जांपल देंगे तो
जिसका ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ, कि उन्होंने क्या कर दिया, हमारे पैसे, हमारे इंडिया के जो मनी बिगेट्स मनी, मतलब इंडिया के पैसे से इंडिया के पैसे का क्या किया उन्होंने, एक्सप्लॉइट कर दिया। और जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया उसके लिए उन्होंने कोई प्रोविजन नहीं, जैसे हमारा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर आप इसमें ड्रेन्स ऑफ इंडियाज वेल्थ, की हमारा फॉरेन ट्रेड सरप्लस था बट उस पैसे को उन्होंने इंडिया में खर्च नहीं किया। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, पर इंडिया के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं किया। तो ये इसका मतलब उन्होंने डिप्लीटेड और डेप्रिशिएट इकोनॉमी, मतलब उन्होंने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया इंडियन इकोनॉमी को ताकि वो वापस रिस्ट्रक्चर हो सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अवर इकोनॉमी वॉज डेप्रिशिएट और डिप्लीटेड। स्टैग्नेंट का मतलब जानते हो, स्टैग्नेंट मतलब 0% ग्रोथ, कि हमारी इकोनॉमी में देयर वॉज ए 0% ग्रोथ थी। हर सेक्टर में आप देखते हो कि इस उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया था, पूरी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी, कोई ग्रोथ नहीं थी, इवन हम डे बाय डे बैकवर्ड होते जा रहे थे, तो वो स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती है। तो इस तरीके से इनके बस 1 मार्क्स के मीनिंग के लिए ज़रूरी है, बाकी वैसे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, बट हाँ आइडिया होना चाहिए हमारे को। तो आई होप ये क्लियर है बच्चे, पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करवा दिया। इज इट क्लियर नाउ? पूरा चैप्टर तैयार हो गया। अब इसको आप छोड़ना नहीं है, इसको पूरा आपने देख लिया, पूरी रीडिंग लगा ली। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को ओपन बुक सॉल्व करिए, जो स्कैनर मैंने दे रखा है उसको आप ओपन बुक सॉल्व करिए, और उसके बाद में उसमें आप जब ओपन बुक सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक हमारी टारगेट स्टडी है, और जो भी टारगेट स्टडी है उसके कीवर्ड याद कर लो और चैप्टर क्लोज कर दो। इज इट क्लियर? केवल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, केवल आप रीडिंग लगाओगे, उससे कितनी रीडिंग लगा लो कभी मार्क्स नहीं आएंगे। आप मेटरलाइज करिए इसको, कि फाइनल तैयार करना क्या है ये पता होना चाहिए, पूरे चैप्टर में क्या तैयार करना है। ये मेरे इस पे विश्वास नहीं करते हो ना आप, तो उसके लिए मैंने आपको स्कैनर और एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बोल रहा हूँ कि वहाँ तो देखो, आप उसको पता लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है, किस लैंग्वेज में आता है, तो वहाँ तो करोगे आप, उसके हिसाब से तैयार करोगे। यस और नो?